हाँ जी, नमस्कार साथियों। टारगेट कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी वैकेंसियाँ चल रही है, तो हमारे को पेपर भी देना है। और पेपर के अंदर आजकल आपको पता है राजस्थान की भर्तियों में कंप्यूटर पूछा जाता है, जो कि एक बेसिक कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है। वही क्वेश्चन अपन क्या है गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि अपन कंप्यूटर को क्या कर रखे हैं, हल्के में ले रखे हैं। हल्के में तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो आज का पहला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यह आपको बताना है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्या लैटिन भाषा, ग्रीक या संस्कृत या फिर अंग्रेजी भाषा? साथियों, आप बता सकते हो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। साथियों, सभी को पता होगा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। क्या आप बता सकते हो कंप्यूटर शब्द कौन से शब्द से बना है? या कौन सा जो शब्द दिया गया है, जैसे कंप्यूटर शब्द जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन से शब्द से हुआ है? कंप्यूटर शब्द से, और जो कि वो किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो आप बता सकते हो कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है, जो कि कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। लेकिन कंप्यूटर की बात करी जाए तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस चीज का तो अपने को पता भी होना चाहिए भाई, है ना? तो कंप्यूटर का जनक आप सभी को पता होगा वैसे, चार्ल्स बेबेज हैं। क्या है? चार्ल्स बेबेज है। बिल्कुल, आप सभी को ये तो पता होगा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला ही सवाल यही बनता है कि कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। ये तो अपने को पता होना जरूरी है साथियों। आगे देखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? बिल्कुल, आप बता सकते हो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। बिल्कुल, एनियक जो कंप्यूटर है, ये पहला कंप्यूटर था। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था साथियों। आगे देखते हैं। कंप्यूटर की 5 मूलभूत इकाइयों कौन सी है? मतलब आपको बताना है इनकी जो मूलभूत इकाइयों के बारे में ये सवाल पूछा गया है आपसे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सीपीयू, एएलयू। बिल्कुल, ये सही है। आगे देखते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल, या फिर एएलयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल। ये इसमें से आप बता सकते हो, या फिर केवल सीपीयू या मेमोरी। तो इसमें राइट आंसर की बात करी जाए तो सी ऑप्शन इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा। एएलयू, एएलयू की फुल फॉर्म आप बता सकते हो, बहुत बार पूछी गई है। एएलयू की फुल फॉर्म होती है साथियों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बिल्कुल, आगे देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी से संबंधित है? बिल्कुल, आप अगर कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ रखे हैं, जनरेशन पढ़ रखे हैं, तो इसका आंसर दे सकते हो कि कंप्यूटर ये जो माइक्रो प्रोसेसर जो किससे संबंधित है? क्या प्रथम पीढ़ी से है, या द्वितीय पीढ़ी से, या तृतीय पीढ़ी से, या चौथी पीढ़ी से है? साथियों, आपको मैं बता दूं, प्रथम पीढ़ी जो है इसमें वैक्यूम ट्यूब था, और फिर द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाने लगा, फिर आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा, और फिर आया था माइक्रो प्रोसेसर, जो कि क्वेश्चन अपना पूछ रहा है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो चौथी पीढ़ी से हैं। कौन सी पीढ़ी से हैं? चौथी पीढ़ी से साथियों। आगे देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? बिल्कुल, आप बता सकते हो जो आधुनिक कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल, आप राइट आंसर इसका तो दे सकते हो साथियों, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल अपने को देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। साथियों, आपने अगर नोटिस किया है और आपने मेरी पूरी क्लासें ली होगी, ज़्यादा क्लासें मैंने यूट्यूब पे नहीं ले रखी, जितनी भी क्लासें ले रखी है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान पुलिस के जो पेपर हुए थे 4 शिफ्टों में, उसमें से एक भी सवाल बाहर नहीं था साथियों। मुश्किल से गिनी चुनी उसमें क्लासें ले रखा है, उनमें से ही पूरे सवाल थे। तो बिल्कुल साथियों, आप बिल्कुल, अगर आप इस क्लास के अलावा भी और भी क्लास लेना चाहते हो कंप्यूटर की, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चली जाइए यूट्यूब पर जाके, तो वहाँ से भी कुछ रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, तो वहाँ से भी आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी।
साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, क्योंकि अपन जल्दी चलेंगे, क्योंकि एग्जाम सिर पे हैं तो अपना ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। और जब भी अपन थ्योरिकल पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल से जानेंगे साथियों। तो कंप्यूटर के अंदर जो सिद्धांत की बात करें तो पहले ये इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट मिलता है साथियों। आगे बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है। बिल्कुल सुपर जो कंप्यूटर होता है उसका मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है। बिल्कुल आप बता सकते हो, कंप्यूटर के प्रकार पढ़े होंगे तो बिल्कुल बता सकते हो। कंप्यूटर के प्रकार पढ़े हो तो बताओ भाई। इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, या फिर गेम खेलना, मौसम पूर्वानुमान अनुमान लगाना, या फिर टेक्स्ट टाइपिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अब बिल्कुल आप बता सकते हो, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आप सभी बहुत अच्छी तैयारी के साथ में जुड़ चुके हो, तो आप बताएंगे मौसम का पूर्व अनुमान लगाता है और अपने को पहले से ही जानकारी दे देता है सुपर कंप्यूटर। आगे देखते हैं कंप्यूटर की विशेषता क्या है। बिल्कुल आप बता सकते हो कंप्यूटर की विशेषता क्या है। थकान, उच्च गति, निर्णय लेना, या भावनाएं। आप बता सकते हो कंप्यूटर की विशेषता क्या है, इनमें से आपको विशेषता बतानी है। तो इसके अंदर आप बता सकते हो उच्च गति, क्योंकि साथियों ये थकता नहीं है, इसकी ये विशेषता नहीं है। और ये निर्णय लेना, ये खुद से कभी निर्णय नहीं लेता है। और भावनाएं, यह आपकी फीलिंग्स नहीं समझता साथियों, फीलिंग्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर नहीं हो सकती। तो अपन इसके अंदर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि ये उच्च गति, हाई स्पीड से आपको डेटा प्रोसेस करके दे सकता है साथियों। आगे बात करते हैं कंप्यूटर की भाषा को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर की जो भाषा है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है साथियों। कंप्यूटर की जो भाषा है मैंने पहले भी बताया हुआ है इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं जानना है। आपको मैंने बताया था मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज साथियों। बिल्कुल मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, इससे पहले वाली अगर क्लास लिए होंगे तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप भी दे सकते थे। आगे देखते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। बिल्कुल भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपको बताना है साथियों। ये छोटे मोटे सवाल तो आपको आने चाहिए। देखो बिल्कुल आप बता सकते हो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो प्रम 8000 है। कौन सा है, प्रम 8000 अपना भारत का सबसे पहला कंप्यूटर था साथियों। सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है, सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है बता सकते हो आप। बिल्कुल कमेंट करके भी बताइए जितने भी सवाल आपको आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे अपना चल रहा है तो आप बता सकते हो। बिल्कुल कंप्यूटर की स्मृति, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का हार्डवेयर, या कंप्यूटर की भाषा। सीपीयू क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म अगर आप जानते हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए साथियों। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क साथियों। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन होता है साथियों सीपीयू। कंप्यूटर का ब्रेन पूछा जाए तो कौन सा है भाई, सीपीयू। सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं, बिल्कुल आप बता सकते हो सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं। केवल मेमोरी, एएलयू सीयू रजिस्टर, इनपुट व आउटपुट, या केवल कंट्रोल यूनिट। बिल्कुल आप बता सकते हो सीपीयू के अंदर जो भाग होते हैं वो एक तो एएलयू, सीयू और रजिस्टर, ये तीनों चीजें इसके अंदर, ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर मेमोरी इसके अंदर, ये तीन भागों से मिलकर बना होता है साथियों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल, एएलयू का कार्य क्या है। बिल्कुल आप बता सकते हो एएलयू का कार्य क्या करता है साथियों। मैंने आपको बता दिया एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक मतलब अंक गणितीय गणना,
या फिर लॉजिक मतलब तार्किक गणनाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गणितीय एवं तार्किक गणना करने के लिए एएलयू का मुख्य कार्य होता है साथियों। आगे बात करते हैं कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है। कंट्रोल यूनिट का कार्य, सीयू का मतलब बताना है आपको, सीयू का मतलब बताना है। बिल्कुल, सीयू का मतलब बताना है डेटा प्रोसेस करना, सभी इकाइयों का समन्वय करना, प्रोग्राम लिखना या इनपुट करना। साथियों डेटा को प्रोसेस करना, साथियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों आगे बताना है सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है। बिल्कुल बता सकते हो आप, सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है। अगर सीपीयू से सवाल आएगा तो यहां से आएगा साथियों, मैं आपको फिर बता देता हूं, क्योंकि टॉपिक वाइज मैंने जो भी 10-10 सवाल इसके अंदर लिया है, हर टॉपिक से सवाल लिया है। तो आप बिल्कुल क्लास को अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि मैं ये क्लास आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूं, तो रिकॉर्डेड के अंदर आप डबल की स्पीड में करके देख सकते हो, लेकिन आपको पूरी क्लास लेनी है। साथियों बताना है सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है, तो हर्ट्ज में इसकी गति को मापा जाता है। आगे देखते हैं सीपीयू का अस्थायी संग्रहण कौन करता है। अस्थायी संग्रहण कौन करता है साथियों, क्या हार्ड डिस्क करती है या रजिस्टर करती है, माउस करता है या प्रिंटर करता है। साथियों अस्थायी रजिस्टर करता है साथियों, क्या करता है, रजिस्टर कर सकता है। आगे बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर वास्तव में क्या है। माइक्रो प्रोसेसर आपको बताना है वास्तव में क्या है। सीपीयू का चिप रूप या मेमोरी चिप, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। साथियों माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो ये वास्तव में सीपीयू का एक चिप का रूप होता है साथियों। अगर आप सीपीयू को अंदर से देखेंगे ना तो उसके अंदर आपको माइक्रो प्रोसेसर की चिप देखने को मिलेगी। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। बिल्कुल आप इसका राइट आंसर दे सकते हो, पहला माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था साथियों इंटेल 4004। कौन सा था, इंटेल 4004। बिल्कुल ये ऐसे सवाल आपको आपसे पूछ लिया जाएगा और ऐसे गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे सवाल बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है साथियों। सीपीयू के क्वेश्चन है, सीपीयू से सवाल आएगा तो यहां से आएगा, तो बताना है आपको सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। डेटा संग्रहण करना, डेटा प्रोसेस करना, केवल आउटपुट देना या फिर केवल इनपुट लेना। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा प्रोसेस करना। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या रहता है, डेटा को क्या करता है, ये प्रोसेस करता है साथियों, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। बिल्कुल आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सीपीयू और मेमोरी के बीच तेज डेटा आदान प्रदान के लिए क्या उपयोग होता है। साथियों क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है और मैं आपको फिर बता देता हूं, कभी भी एग्जाम दो, कोई सा भी एग्जाम दो, आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको और अच्छी तरीके से ऑप्शन को देखना है, उसके बाद में आपको टिक लगानी है। बिल्कुल साथियों अगर आप क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ेंगे ना तो मैं मानता हूं 3-4 क्वेश्चन आपके ज्यादा सही होंगे। बिल्कुल सही बता रहा हूं। तो सीपीयू और मेमोरी के बीच तेज डेटा आदान प्रदान के लिए क्या उपयोग होता है साथियों। कैश मेमोरी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। आदान प्रदान करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, ऑफलाइन क्लास में भी बहुत बार बताया हुआ है और ऑनलाइन क्लास में भी मैंने काफी अच्छी तरीके से थ्योरिकल पढ़ा रखा है कि मेमोरी के अंदर, सीपीयू और मेमोरी के अंदर जो आदान प्रदान करता है डेटा, वो कैश मेमोरी के माध्यम से करता है। L1 L2 नाम सुना होगा, लेवल 1 लेवल 2 है, तो वो उसके माध्यम से क्या करता है, ये डेटा को आदान प्रदान करती है। एक सीपीयू मेमोरी हो गई, ठीक है ना, तो ये मेमोरियां क्या करती है, डेटा को स्थानांतरण करती है, आदान प्रदान करती है, ट्रांसफर करती है साथियों। साथियों आगे बताना है माउस किस प्रकार का उपकरण है। बिल्कुल इनपुट आउटपुट से सवाल आ गए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे इनपुट आउटपुट से और आपको अच्छे तरीके से जवाब देना है साथियों। बिल्कुल माउस किस प्रकार का उपकरण है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज और प्रोसेसिंग। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इनपुट डिवाइस। माउस किस प्रकार का डिवाइस होता है साथियों,
इनपुट डिवाइस होता है। आगे देखते हैं प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या मेमोरी। साथियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। आगे देखते हैं ओसीआर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बिल्कुल आप बता सकते हो ओसीआर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका यूज कहाँ किया जाता है ये आपको बताना। ध्वनि पहचानने के लिए, बारकोड स्कैन करने के लिए, या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए, या फिर चित्र बनाने के लिए। बिल्कुल इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, ओसीआर का उपयोग किया जाता है साथियों। आगे देखते हैं माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है। बिल्कुल माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज या फिर हार्डवेयर। साथियों में आपको बता दूं इनपुट डिवाइस होता है माइक्रोफोन। क्या होता है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होता है। अच्छा आगे बात करते हैं प्लॉटर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। बिल्कुल आपको प्लॉटर के बारे में पता होना जरूरी है। ये अपने को बड़े बड़े बैनर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं इसका। अच्छा प्लॉटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। ये हार्ड कॉपी के रूप में अपने को प्रिंट देता है साथियों। बिल्कुल इसके अंदर पहला है साधारण प्रिंटिंग के लिए, बड़े ग्राफिक्स और नक्शे प्रिंट करने में, डेटा स्टोर करने में, या गेम खेलने में। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े ग्राफिक्स और नक्शे प्रिंट करने में इसका यूज किया जाता है प्लॉटर का साथियों। आगे देखते हैं मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है। आपको लग रहे होंगे कि कितने सिंपल सिंपल से सवाल पूछे जा रहे हैं सर। बिल्कुल मैं आपको बता दूं इतने ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, कंप्यूटर के ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर मैं आपको बता दूं ज्यादा लेवल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अपन क्या है डीप से ज्यादा पढ़ के चले जाते हैं, आ जाता है नॉर्मल। ठीक है ना, अभी राजस्थान पुलिस के अंदर देखे होंगे आप। ठीक है, तो मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है, इनपुट, आउटपुट, ये स्टोरेज या फिर कंट्रोल। बिल्कुल मॉनिटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है साथियों। कौन सा होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। और ये अपने को सॉफ्ट कॉपी के रूप में परिणाम देता है साथियों। सॉफ्ट कॉपी के रूप में परिणाम देता है, ये हार्ड कॉपी के रूप में नहीं देता है साथियों। एक तो मॉनिटर हो गया, एक स्पीकर हो गया और एक प्रोजेक्टर हो गया। ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो अपने को सॉफ्ट कॉपी के रूप में परिणाम देते हैं। बिल्कुल इन चीजों का भी आप ध्यान रखना है कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में कौन कौन से डिवाइस अपने को आउटपुट देते हैं और हार्ड कॉपी के रूप में कौन कौन से डिवाइस देते हैं। तो हार्ड कॉपी के अंदर प्रिंटर और प्लॉटर हो गए। इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। आगे देखते हैं, बात करते हैं बारकोड रीडर किसके अंतर्गत आता है। बिल्कुल बारकोड रीडर किसके अंतर्गत आता है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत या फिर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत या स्टोरेज या फिर कंट्रोल डिवाइस के अंदर। बारकोड रीडर मतलब बीसीआर। बारकोड रीडर आपको बताना है कि किसके अंतर्गत आता है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या फिर कंट्रोल डिवाइस। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। आगे बात करते हैं स्पीकर किस श्रेणी में साथियों, हाँ बिल्कुल स्पीकर किस श्रेणी का उपकरण है। बिल्कुल स्पीकर किस श्रेणी का उपकरण है आपको बताना है। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है, तो इनपुट, आउटपुट, मेमोरी या नेटवर्क। तो बिल्कुल आउटपुट डिवाइस होता है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि स्पीकर जो होता है ये अपने को सॉफ्ट कॉपी के रूप में परिणाम देता है। क्या ध्वनि को क्या ध्वनि को अपन छू सकते हैं, नहीं छू सकते ना। तो ये एक सॉफ्ट कॉपी हो गई, इसकी क्या हो गई, सॉफ्ट कॉपी हो गई साथियों। इसलिए ये एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपने को परिणाम देता है। टच स्क्रीन किस प्रकार का उपकरण है। बिल्कुल टच स्क्रीन का प्रयोग बताना आपको, केवल इनपुट, केवल आउटपुट, इनपुट आउटपुट या फिर केवल स्टोरेज। टच स्क्रीन बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल टच स्क्रीन और ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं तो आप क्या करके आएंगे साथियों, 100% लोग क्या करते हैं
इनपुट डिवाइस में पढ़ते हैं टच स्क्रीन को। लेकिन अगर ऑप्शन, ऐसे सवाल में ऑप्शन मायने रखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है, तो साथियों इसके अंदर सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये इनपुट भी होता है, ये आउटपुट भी होता है, मतलब दोनों प्रकार का डिवाइस होता है टच स्क्रीन। क्योंकि जैसे टच करते ही अपने को इनपुट भी दे दिया और आउटपुट भी मिल जाता है साथियों। आगे देखते हैं स्कैनर का कार्य। स्कैनर का कार्य ये होता है, सबसे पहले तो इसको मैं आपसे पूछ लिया जाए कि स्कैनर जो किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस होता है। और ये कार्य क्या है, तो डिजिटल डेटा प्रिंट करना, प्रिंटेड चित्र को डिजिटल डेटा में बदलना, ध्वनि को बढ़ाना या डेटा स्टोर करना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटेड या चित्र को डिजिटल डेटा में, मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए, डिजिटल कॉपी में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्कैनर का यूज किया जाता है साथियों। आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल आप बता सकते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी या फिर नेटवर्क सॉफ्टवेयर। बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है साथियों, बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है साथियों। क्योंकि जैसे आपने नाम सुना होगा विंडो, ठीक है, एंड्रॉइड या फिर iOS, ये क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करते हैं साथियों। मैं आपको फिर बता देता हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना अपना कंप्यूटर काम कर सकता है। जैसे अपने कंप्यूटर के अंदर जैसे टाइपिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, तो काम करेगा, वो दूसरा काम करेगा। क्योंकि जैसे अपने को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जरूरत ही नहीं है, तो अपन क्यों यूज में लेंगे भाई, हैं? या फिर अपने को जैसे उसके अंदर टाइपिंग का सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना, तो क्यों करेंगे भाई, स्टोरेज क्यों भरेंगे। तो उसके बिना कंप्यूटर कार्य कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रखूं, तो बिल्कुल कतई पार नहीं पड़ेगी भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा। जैसे विंडो वगैरह है, आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि विंडो के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। एमएस वर्ड किस श्रेणी में आता है, एमएस वर्ड बताना है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आपको बताना है एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड जो होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। आगे देखते हैं विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। विंडो बताना है आपको, विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, अभी मैंने आपको बताया है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है साथियों। आगे देखते हैं लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स, क्लोज्ड सोर्स या फिर केवल पेड या केवल मोबाइल के लिए। साथियों लिनक्स जो होता है ये ओपन सोर्स होता है साथियों, ठीक है ना। आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर को कितनी मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा, आपको बताना है सॉफ्टवेयर को कितनी मुख्य श्रेणियों में। ऐसे तो साथियों 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य की बात करें तो ये 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस चीज का भी जरूर है, अगर मुख्य बोला जा रहा है तो 2 प्रकार के ये होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल आगे देखते हैं एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल आपको बताना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर प्रोग्रामिंग। बिल्कुल इसके अंदर आप बता सकते हो एंटीवायरस। बिल्कुल अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो ये आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं एंड्रॉइड किस पर आधारित है। बिल्कुल एंड्रॉइड किस पर आधारित है, विंडो, यूनिवेक या लाइनेक्स या डोस। बिल्कुल आप बता सकते हो एंड्रॉइड किस पर आधारित है, बिल्कुल आप बता सकते हो लिनक्स पे आधारित है साथियों। आगे देखते हैं एमएस एक्सेल किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल बिल्कुल आप बता सकते हो, क्योंकि एमएस वर्ड का अगर आपने बताया अभी अभी, तो आप बता सकते हो एप्लीकेशन सिस्टम या फिर यूटिलिटी या फिर
नेटवर्क साथियों। बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन। बायोस, मतलब बायोस का कार्य क्या है भाई, बता दो। बायोस की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो बिल्कुल बायोस की फुल फॉर्म भी आपको बतानी है, क्योंकि बायोस की फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ ली जाती है। तो बायोस की फुल फॉर्म होती है इनपुट, सॉरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपको बताना है बायोस का कार्य क्या है। तो प्रोग्रामिंग करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, डेटा प्रोसेस करना, या फिर आउटपुट दिखाता है। तो साथियों बायोस का काम होता है कंप्यूटर को प्रोसेस करना। कंप्यूटर का प्रोसेस करना क्या कहलाता है, बायोस। आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर का निर्माण किस भाषा में होता है। सॉफ्टवेयर का निर्माण बताना साथियों, मशीन लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्राकृतिक भाषा या फिर ध्वनि भाषा। साथियों सॉफ्टवेयर का निर्माण किस में होता है, तो वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। किस में होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका निर्माण होता है साथियों। आगे देखते हैं, कंप्यूटर वायरस क्या है। बिल्कुल आपको बताना है कंप्यूटर के अंदर वायरस क्या होता है। एक हार्डवेयर उपकरण, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क टूल। तो ये इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। बिल्कुल आपको बताना है पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। तो बिल्कुल इसके अंदर आप बता सकते हो, पहला कंप्यूटर वायरस, पहला कंप्यूटर वायरस आई लव यू। कौन सा है, आई लव यू। तो इसके अंदर ये आपको बताना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है। साथियों पहला जो, इससे पहला जो सवाल आया है आई लव यू वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। वास्तव में ये एक वायरस है, आप अपने दैनिक जीवन में भी देख लो, एक प्रकार का वायरस है। पहले से ही देख लो, कंप्यूटर भी इसको एक वायरस मान रखा है। और ये आता है जब आपको पता ना कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है तो अपने कंप्यूटर को खतरा हो सकता है। तो ये अपने लाइफ के अंदर भी एक खतरा ही है। ओके साथियों, आगे देखते हैं, अपन बड़े चाव से बोलते हैं आई लव यू। आगे देखते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है। गेम चलाना, वायरस को पहचानना और हटाना, टेक्स्ट एडिटिंग करना, नेटवर्क बनाना। तो वो उस वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है। तो वायरस को पहचानना और हटाना। तो कभी घर वालों का डर लगता है ना, तो वैसे घर वाले हैं इसका एंटीवायरस है, ऐसा मानो। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसमें से आपको बताना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, नॉर्टन, या फिर एक्सेल, या फिर पेंट। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं, वायरस को हटाने के लिए क्या आवश्यक है। बिल्कुल अभी पहले ही भी सवाल आया है, इसका तो राइट आंसर दे सकते हो क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंटीवायरस, या इंटरनेट, या प्रिंटर। किसकी आवश्यकता होती है भाई, वायरस हटाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आई लव यू किस प्रकार का वायरस था। बिल्कुल आप बता सकते हो आई लव यू किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, किस प्रकार का वायरस था। वर्म, टॉर्जन, और ईमेल वायरस, या मैक्रो वायरस। तो वर्म वायरस था ये। तो इसका भी जरूर ध्यान रखें। तो इस बार बार क्वेश्चन इसलिए ही लिया गया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि साथियों ये एक प्रकार का वायरस होता है। तो वायरस से दूर ही रहना है। आगे देखते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का हानिकारक प्रोग्राम है। आगे देखते हैं, वर्म की विशेषता क्या है। केवल टेक्स्ट बदलना, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना और फैलाना, इंटरनेट बंद करना, या फिर हार्डवेयर तोड़ना। तो स्वयं की प्रतिलिपि बनाना और फैलना। आगे देखते हैं, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। नियमित एंटीवायरस अपडेट करना चाहिए, या गेम खेलना चाहिए,
या फिर प्रिंटर बदलना चाहिए या केवल नया कंप्यूटर खरीदना चाहिए, बता सकते हो आप? इसका तो बता ही सकते हो। साथियों, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए नियमित जो एंटीवायरस अपन ने अगर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर रखा है तो उसको अपडेट करता रहना चाहिए, जिससे अपने कंप्यूटर में वायरस कम आने के चांसेस रहते हैं। देखते हैं आगे, कंप्यूटर में मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर में मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आप बता सकते हो, गणना करने के लिए, या फिर डेटा संग्रहित करने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए, फिर या इनपुट लेने के लिए। बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा डेटा संग्रहित करने के लिए। आगे बताते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन आ गए भाई। रैम का पूरा नाम बताना आपको। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है और इसे उड़ने वाली मेमोरी, नाशवान मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, अस्थिर मेमोरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, या केवल रैम? बिल्कुल बताना है आपको रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब स्थायी मेमोरी होती है। बिल्कुल। आगे देखते हैं, कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आप बता सकते हो, कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर को तेज बनाना, डेटा प्रिंट करना, डेटा इनपुट लेना, या फिर हार्डवेयर डिस्क को बदलना। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसके अंदर हो जाएगा कंप्यूटर को तेज बनाना। बिल्कुल। आगे है, बायोस कहां संग्रहित रहता है? बिल्कुल इसके अंदर आप बता सकते हो, यह होता है साथियों हार्ड डिस्क के अंदर। बिल्कुल। वर्चुअल मेमोरी का उपयोग कब किया जाता है? वर्चुअल मेमोरी का उपयोग कब किया जाता है साथियों? जब रैम पर्याप्त नहीं होती है, प्रिंटर न हो तब, सीपीयू धीमा हो तब, या इंटरनेट नहीं हो जब। बिल्कुल ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं साथियों, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी अपने नाम ही नहीं सुना हुआ भाई हैं। ये भी तो होता है ना साथियों, ये वर्चुअल मेमोरी हो गई, केस मेमोरी हो गई, ये सीपीयू की मेमोरियां होती है। ये कब यूज में आती है? जब अपने पास मेमोरी कम हो और डेटा ज्यादा हो, तो डेटा को स्थानांतरित करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए ऐसी मेमोरियों का यूज किया जाता है। जब काम में आती है भाई, ये अंदर ही अंदर काम में आती है, कैसे पता चलेगा भाई आपको? पढ़ेंगे जब चलेगा ना। तो वर्चुअल मेमोरी का उपयोग जब रैम पर्याप्त नहीं होती है, जब इसका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, फ्लैश मेमोरी किस श्रेणी की है? बिल्कुल आप बता सकते हो, फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है साथियों। कौन सी होती है? तो सेकेंडरी मेमोरी होती है। अच्छा, L1, L2, L3 किस प्रकार की मेमोरी है? अगर आपने अच्छी तरीके से मेरे को अच्छी तरीके से सुने होंगे, अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ रहे होंगे, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दे सकते हो, क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। बिल्कुल बताओ। और इसी क्लास में बताया है, किसी दूसरी क्लास में नहीं, 10 दिन 5 दिन पहले नहीं, अभी इसी क्लास के अंदर बताया है भाई। हाँ ना, मुंह से बताया था लेकिन क्वेश्चन नहीं आया था। L1, L2, L3। अच्छा मैं आपको बता दूं, L का मतलब होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बिल्कुल किस प्रकार की मेमोरी है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार की कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी के भाग होते हैं L1, L2, L3। आगे देखते हैं, पेनड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी होती है साथियों। आगे देखते हैं, डी रैम और एस रैम किससे संबंधित है? तो ये रैम से संबंधित है साथियों, आपको पता ना, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप बता सकते हो कि रैम के भाग हैं ये, एस रैम और डी रैम। अच्छा, कंप्यूटर की
संख्या प्रणाली के में कार्य करता है, कंप्यूटर की संख्या प्रणाली में कार्य करता है। ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाइनरी के अंदर। क्या होता है बाइनरी के अंदर इनकी संख्या प्रणाली होती है, 0 और 1 को ही पहचानता है, 0 और 1 को ही। बिल्कुल साथियों, आगे बात करते हैं बाइनरी संख्या। ओ हो, कितने अच्छे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए साथियों, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ गए भाई। बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार बताना है भाई, बेस बताना है। तो कैसे पहचानेंगे भाई कि ये बाइनरी डिजिट हैं, या फिर बाइनरी डिजिट के अंदर कितने डिजिट होते हैं, 2 होते हैं या 8 होते हैं या फिर 10 होते हैं या फिर 16 होते हैं। साथियों बाइनरी के होते हैं 2, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये ऑक्टल की संख्या होती है, ये ऑक्टल है, और ये डेसिमल है साथियों, और ये हेक्साडेसिमल है। साथियों दो जो डिजिट है वो बाइनरी का बेस नंबर है, आधार नंबर है। और ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल का आधार नंबर है 8, और डेसिमल की बात करें तो 10 है, और हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसके अंदर 16 है। अगर आप मेरे को पता है दो कौन कौन से बाइनरी के अंदर 2 होते हैं बेस नंबर, लेकिन कौन कौन से, अरे 0 और 1, 0 और 1 ही तो होते हैं। ऑक्टल की बात करें तो 0 से 7 8 हो गए, और डेसिमल की बात करें तो 0 से 9, और हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से 9 तक तो ऐसे, और 10 को यहां पे ए बोला जाता है, और 11 को बी बोला जाता है, और 12 को सी बोला जाता है, और 13 को बोला जाता है डी बोला जाता है, और 14 को बोला जाता है ई बोला जाता है, और 15 को बोला जाता है भाई एफ बोला जाता है। तो बिल्कुल समझना है, एक ही बात हो रही है, तो इसका मतलब हेक्साडेसिमल के अंदर 10 है वो। तो इन चीजों का भी जरूर ध्यान रखें भाई। आगे देखते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आ गया भाई। अच्छा देखना है, जी 1 1 0 1 0, मतलब 1010, ये है 2 आ रहा, तो इसका मतलब ये संख्या कौन सी है, बाइनरी की है। अभी अपन ने पढ़ा है आधार किसका है, बाइनरी की है। का दशमलव रूप क्या होगा, मतलब आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आपको बाइनरी नंबर दिए गए हैं, उसको डेसिमल संख्या में बदलना है, मतलब दशमलव में बदलना है। तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूं साथियों। ऐसे जब बदलना होता है तो एक सीरीज चलती है 1 2 4 8 16, ऐसे चलती है सीरीज चलती है। अगर डेसिमल में बदलना हो तो बढ़ाते रहो, इनको डबल करते रहो। तो बात करते हैं 1 2 4 8, ठीक है। जिस संख्या के नीचे 1 आ रहा है उसको प्लस कर दो। तो कौन कौन सी के लिए प्लस आ रहा है भाई, 8 काम में आ रहा है, 8 के नीचे 1 है, प्लस करो भाई। किसके नीचे आ रहा है, 2 के नीचे आ रहा है भाई, तो 2 कर दो बराबर 10, ठीक है। तो इसके अंदर डेसिमल संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी साथियों। तो बिल्कुल 10 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आगे बात करते हैं 25, आधार देख लो भाई डेसिमल है, ठीक है। संख्या डेसिमल की है को बाइनरी में बदलना है भाई। पहले बाइनरी टू डेसिमल हुआ था, अब बोल रहा है बाइनरी टू डेसिमल। अब पूछ रहा है डेसिमल टू बाइनरी। संख्या है 25, ठीक है, आपको बदलना है बाइनरी के अंदर। तो वही सीरीज अपना लेनी है 1 2 4 8 वाली, ठीक है। तो कौन कौन से देखो 25 में कौन कौन से डिजिट काम में आ रहे हैं, तो 16 बिल्कुल, आरती 24 हो गई, ठीक है। और एक ये काम में आ गया, बाकी के नीचे 0, क्योंकि जो संख्या काम में आ रही है उसके नीचे 1, और जो संख्या काम में नहीं आ रही उसके नीचे 0 लगा दो।
तो 11101, 11101, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल पूरी डिटेल से जानने के लिए हमारी क्लास ली गई है। यूट्यूब चैनल पे जाना है आपको, और वहां पे नंबर सिस्टम की एक क्लास है, वहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप उस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। आपका पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा वहां पर। आप अगर विजिट करते हैं, लेते हैं उस क्लास को, तो वहां से आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर का। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 20 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है। अपन ने पढ़ा था भाई। तो 8 तो ऑक्टल का है, 10 डेसिमल का है, 16 हेक्साडेसिमल का है, और ये 2 बाइनरी का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल घबराना नहीं है। कंप्यूटर के अंदर अगर आप क्लास अपनी लेके जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा, बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में। हाँ, अच्छा, कुछ सवाल दिया है, बाइनरी का है। अब आप समझने लग गए होंगे, अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करें ना, आप सोल्व करो इनको। कितने है भाई? 4 टाइम 1 है। इसको आपको किस में बदलना है? हेक्साडेसिमल में बदलना है भाई। अब डेसिमल में नहीं बदलना है, हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो आप बदलो भाई, चलाओ। 1248। साथियों में आपको बता दूं, अगर डेसिमल में पूछा जाए तो सीरीज जहां तक काम में आ रही है वहां तक लेनी, 1248 जहां तक चले वहां तक। ऑक्टल की पूछा जाए तो 3 3 की जोड़ी बनानी है, 1 2 4 के। ठीक है, 1 2 4 के बनाने हैं। अगर आपसे पूछा जाए हेक्साडेसिमल में बदलवाना तो 1248 4 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो इसके हेक्साडेसिमल में बनाना है तो 4 के जोड़े बना लो। तो इनको सबको प्लस कर दो क्योंकि सबके नीचे एक आ रहा है। तो 8 4 8 4 12, 12 2 14, 14 15। तो 15 को क्या बोलते हैं? 10 को क्या बोलते हैं? ए। 11 को क्या बोलते हैं? बी। 12 को क्या बोलते हैं? सी। 13 को बोलते हैं डी। और 14 को बोलते हैं ई। और 15 को बोलते हैं एफ। ठीक है, तो कितने हो गए थे? 8 4 12, 12 2 14 और एक 15। तो 15 को बोलते हैं एफ। तो एफ इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हार्ड लग रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगेंगे। अगर यहां पे लग रहे हैं तो वो क्लास जरूर लेके जानी है आपको। अगर नंबर सिस्टम से सवाल आएगा तो वहां से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल साथियों, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया हुआ है। ऑक्टल प्रणाली का आधार बताना है, तो बिल्कुल ऑक्टल का आधार है 8। आगे बात करी जाए 12, मतलब आपको डेसिमल की संख्या है उसको ऑक्टल में बदलवा रहा है, दशमलव संख्या में बदले। ठीक है ना, ऑक्टल की संख्या है, सॉरी, उसको दशमलव में बदलवा रहा है। तो वही 12 को क्या करना है? डेसिमल में बदलना है। तो ये किसकी है? ऑक्टल की है। तो ऑक्टल में बदलने के लिए सबसे पहले आपको बाइनरी में बदलना पड़ेगा। तो 1 2 4, 1 2 4। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन कौन सा काम में आ रहा है। तो काम में आ रहा है एक, सॉरी, 1 2 4, तो काम में आ रहा है ओनली 2। ये काम में आ रहा है ओनली। ठीक है, समझ में आ गया? पहले इसको बाइनरी में बदलना है, उसके बाद में आपको ऑक्टल में बदलना है साथियों, वो सॉरी दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए सीरीज चला दो, 1 2 4 8, यहाँ तक ही काम आ गया। तो एक तो 8 काम में आ रहा है, 8, और एक 2 काम में, 8 2 10। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं बी सी डी का पूरा नाम। बिल्कुल बीसीडी का पूरा नाम बताना आपको। बाइनरी कोडेड डेसिमल, या फिर बाइनरी कैरेक्टर डिजिट, या बेसिक कोडेड डेटा, या बिट कोडेड डेसिमल। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है साथियों। आगे बात करते हैं 2A को, मतलब ये हेक्साडेसिमल की
सवाल है, क्योंकि आधार क्या है, 16 है। तो आधार 16 किसका होता है, हेक्साडेसिमल का होता है। हेक्साडेसिमल के अंदर सवाल दिया गया है, उसको क्या करना है, आपको दशमलव में बदलना है। तो वो बदलो भाई। सबसे पहले तो इसको क्या करना है, किस में बदलना है, वो सॉरी, बाइनरी में बदलना है। तो ए का मतलब क्या है, 10 है। तो 1248 समझना है, चार के जोड़े बना दिए, क्योंकि क्या है, हेक्साडेसिमल की चीज है, 1248। ठीक है, जो संख्या काम में आ रही है उसके नीचे एक लगाना है, बाकी के नीचे जीरो। तो ए का मतलब 10 है, तो एक तो 8 काम में आ रही है और एक 2 काम में आ रही है, बाकी के नीचे जीरो लगा दो। ठीक है, इसमें जीरो काम, एक काम में नहीं आ रहा, 2 काम में आ रहा है, जीरो जीरो कर दो। और ये तो हो गई, बाइनरी में बदल गया। अब इसको डेसिमल में बदलना, तो सीरीज चला दो, 1 2 4 8 16। तो एक तो 16 काम में आ रहा है, ठीक है, और एक काम में आ रहा है, 4 काम में आ रहा है, और एक काम में आ रहा है 2। तो मतलब 16 और 4 20 और 2 22। सॉरी, इसके अंदर सही ढंग से देखते हैं, 1 2 4 8 16, बिल्कुल इसके अंदर सही है। 22 आने चाहिए, 16 काम में आ रहा है, 4 काम में आ रहा है और 2 काम में आ रहा है, ये तीन ही काम में आ रहा है, तो 22 इसके अंदर राइट आंसर होने चाहिए साथियों। बिल्कुल इसके अंदर ऑप्शन गलत है साथियों, 22 इसके अंदर आंसर आने चाहिए। आगे देखते हैं, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों, गेम खेलना, डेटा साझा करना, प्रिंटर बेचना, कंप्यूटर बनाना। तो साथियों डेटा साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। लेन का पूरा नाम बताना है साथियों, बिल्कुल ये पूछ लिया जाता है। लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। साथियों लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, बिल्कुल आपको बताना है। इसके अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क होता है माइड एरिया नेटवर्क, MAN। बिल्कुल आगे बात करते हैं, नेटवर्क में डिवाइस को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर साथियों राउटर, स्विच, हब सभी का प्रयोग किया जाता है साथियों। आगे देखते हैं, नेटवर्क में डेटा को छोटे छोटे भागों में क्या कहा, मतलब नेटवर्क में छोटे छोटे भागों में क्या कहा जाता है। अच्छा, बिल्कुल फाइल, पैकेट, डॉक्यूमेंट, लिंक, तो पैकेट बोलते हैं साथियों। आगे देखते हैं, आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है। गाने सुनने के लिए, डिवाइस की पहचान करने के लिए, या फिर प्रोग्रामिंग के लिए, या फिर हार्डवेयर टेक्स्ट करने के लिए, हार्डवेयर टेस्ट करने के लिए। तो साथियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिवाइस की पहचान करने के लिए आईपी का यूज किया जाता है। तो ब्लूटूथ किस प्रकार का डिवाइस है, तो बिल्कुल आप बता सकते हो, बिल्कुल आप बता सकते हो भाई। ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क होगा, या माइड एरिया नेटवर्क होता है, या वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ये होता है साथियों पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। साथियों नेटवर्क सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है साथियों। किसका यूज किया जाता है, फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या का अर्थ है। नेटवर्क टोपोलॉजी की मतलब कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर की कीमत, या फिर कंप्यूटर की व्यवस्था संरचना, या कंप्यूटर की मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बस टोपोलॉजी में किसके खतरा होने से पूरा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। तो बिल्कुल आप बता सकते हो इसके अंदर, तो सर्वर जो होता है इससे टोपोलॉजी में खराब होने का पूरा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। आगे देखते हैं, इंटरनेट का पूरा नाम बताना है साथियों। इसके अंदर आपको बताना है, इंटरनेट का पूरा नाम बताना है। इंट्री इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है साथियों। क्या होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है साथियों।
आगे बात करते हैं, इंटरनेट की शुरुआत किस देश में हुई थी साथियों? बिल्कुल आप बता सकते हो। नेटवर्क इंटरनेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। डब्लू डब्लू का पूरा नाम आपको बताना है तो आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, एसएमपीटी, टीपी, तो इसके अंदर सभी इसके अंदर फाइल ट्रांसफर करने के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आईपी एड्रेस में के दो संस्करण कौन से हैं? तो आईपी एड्रेस के अंदर, सॉरी साथियों, इसके अंदर जो ऑप्शन देना चाहिए था, हाँ बिल्कुल इसके अंदर ऑप्शन मिस है। तो आगे बात करते हैं, इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल इसके अंदर आपको बताना है इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर बताना है इसके अंदर एमएस वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फोटोशॉप हो गई, या फिर एमएस एक्सेल हो गया। तो इसके अंदर वेब ब्राउजर बताना है तो गूगल क्रोम मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अच्छी तरीके से। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो इसके अंदर आपको बताना है, तो इसके अंदर एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल आगे बताना है, इंटरनेट का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? बिल्कुल बता सकते हो भाई, इंटरनेट के का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? याहू, बिंग, गूगल, या फिर डॉक डॉक, बताना है साथियों। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा डॉक डॉग। आगे बात करते हैं, इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए, बिल्कुल ये तो आपको पता होना जरूरी है साथियों, और मैं आपको बताऊंगा भी सही। तो इसके अंदर HTTPS ये एक सिक्योर है। सुरक्षित लेन देन के लिए आपको HTTPS देखना है। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब क्या है? सिक्योर। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, HTTPS में एस का मतलब क्या है? तो एस का मतलब होता है सिक्योर। आगे बात करते हैं, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड और अपलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो बिल्कुल इसमें आपको बताना है अपलोड करने के लिए। तो बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा SMTP। आगे देखते हैं, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है साथियों। आगे बात करते हैं, MS वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन, ये बिल्कुल आपको पता होना जरूरी है। आपको मैं बता दूं साथियों, MS वर्ड के अंदर बात करी जाए एक्सटेंशन की, तो इसके अंदर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, .docx। ठीक है, अगर पुराना वर्जन पूछ लिया जाए तो DOC भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हो गया एक्सेल का, और ये हो गया पावर पॉइंट का, और ये आगे देखते हैं MS वर्ड में कंट्रोल-C शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए होता है? बिल्कुल आपको बताना है MS वर्ड में कंट्रोल-C का उपयोग। आपने अच्छी तरीके से क्लास ली होगी, मैं थ्योरिकल भी पढ़ा रखा भाई, दो तीन तीन बार पढ़ा रखा है शॉर्टकट। तो इसका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से शॉर्टकट पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने बता रखे हैं। और ये आपकी क्लास क्या है, जल्दबाजी में करवाई जा रही है, क्योंकि एग्जाम पास में है। बिल्कुल कंट्रोल-C से होता है, कंट्रोल-C से होता है कॉपी, कंट्रोल-V से क्या होता है? कंट्रोल-V से पेस्ट होता है। आगे बात करी जाए, कंट्रोल-B से होता है बोल्ड होता है।
और इटैलिक के लिए कंट्रोल आई का प्रयोग किया जाता है, अंडरलाइन के लिए यू, बोल्ड बी, सेव के लिए एस का प्रयोग किया जाता है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें भाई। अगर शॉर्टकट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल क्लास लीजिए, वहां पे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्येक शॉर्टकट के बारे में अच्छी तरीके से मैंने लिखवा रखा है, अच्छी तरीके से बता रखा है, समझा रखा है। तो वहां पे अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहने का मतलब आपको वहां पे। एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर का उपयोग कहाँ होता है? हेडर एंड फुटर का उपयोग कहाँ होता है भाई एमएस वर्ड के अंदर? केवल पहले पेज पर, प्रत्येक पेज पर, केवल आखिरी पेज पर, या केवल टेबल में? तो आपको बताना है हेडर एंड फुटर। हेड का मतलब क्या होता है? सिर होता है। सिर कहाँ होता है? ऊपर ही होता है भाई। फुटर का मतलब, फुट का मतलब क्या होता है? पैर। और पैर नीचे होते हैं ऊपर होते हैं? नीचे होते हैं भाई। हाँ, तो और ऊपर और नीचे की बात हो रही है, पेज का ऊपर वाला और नीचे वाले सिरे की बात हो रही है। तो इसके अंदर होता है प्रत्येक पेज पर लगाया जाने वाला, ठीक है, केवल आखिरी पेज, केवल पेडेबल। बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक पेज के अंदर लगाया जाता है। एक बार लगा दो, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक पेज के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको मिलता रहेगा। फिर एक पेज में लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको बताना है एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक मतलब स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट अपनाना है भाई? आपको अच्छी तरीके से मैंने फंक्शन कीज के भी सवाल भी करवाए हुए हैं और थ्योरिकल भी पढ़ाए हुए हैं। तो इसमें से बता सकते हो एमएस वर्ड के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 20 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा फंक्शन की का F7। अच्छा, फंक्शन की कितनी होती है भाई? आपसे पूछ लिया जाए फंक्शन की कितनी होती है, तो ये भी आप बता सकते हो, ये आपको आना चाहिए। बिल्कुल 12 होती है साथियों, बिल्कुल सही 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 सही। आगे देखते हैं एमएस वर्ड में टेबल बनाने के लिए कौन सा टेब प्रयोग होता है? तो इसके अंदर आप बता सकते हो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू है। तो इंसर्ट के बाद सॉरी टेबल बनाने की बात हो रही है, तो टेबल जो ब्लॉक होता है वो इंसर्ट के अंदर होता है साथियों। एमएस वर्ड के अंदर अगर टेबल की बात करें तो ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर आती है, इंसर्ट टैब के अंदर आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। तो आज की मैराथन ही मान लो साथियों। तो कंट्रोल एस का मतलब आपको बताना है कहाँ यूज किया जाता है, किस प्रकार की शॉर्टकट की गया है, सेव करने के लिए, पेज सेटअप करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, या फॉन्ट बदलने के लिए। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेव करने के लिए। आगे है एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के कितने प्रकार होते हैं? बिल्कुल पेज ओरिएंटेशन के कितने प्रकार होते हैं भाई? दो ही होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप, मतलब एक खड़ा और एक जिसको अपन बोलते हैं जोड़ा, ठीक है ना। ये दो ही प्रकार के होते हैं। आगे बात करते हैं एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक प्रकार का स्प्रेडशीट होता है। आगे देखते हैं, बिल्कुल आगे भी और क्वेश्चन हो रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, एमएस एक्सेल की और कर लेते हैं थोड़े बहुत। एमएस एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, तो ये होता है XLX। बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमएस एक्सेल में कॉलम और कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? तो अक्षरों से दर्शाया जाता है साथियों। और रो की बात करें तो संख्याओं से दर्शाया जाता है, ठीक है ना, नंबरों से। एक्सेल में किस सेल का पता, अच्छा, एक्सेल में किसी सेल का पता किससे बनता है? केवल रो नंबर से, केवल कॉलम अक्षरों से, रो कॉलम के संयोजन से, या फिर केवल डेटा से? तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लास लो। पहले की जो क्लासें अपलोड की गई है उन क्लासों को भी अगर आप लेके जाते हो ना, तो मैं मानता हूं 100% तो नहीं लेकिन 80%, 90% पेपर वहीं से आ जाएगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं, ज्यादा नहीं करवाता, कम करवाता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट करवाता हूं। हाँ बिल्कुल, रो और कॉलम का
मतलब रो और कॉलम को मिलाने पर क्या बनता है, एक सेल बनता है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है, औसत निकालने के लिए, जोड़ने के लिए, या फिर गुणा करने के लिए, या न्यूनतम निकालने के लिए। तो जोड़ करने के लिए सम ऑप्शन का यूज किया जाता है भाई। आगे देखते हैं, एक्सेल में सेल एडिट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है, F2 का यूज किया जाता है साथियों। आगे बात करी जाए एक्सेल में एक वर्कबुक में क्या होता है, कई वर्कशीट होते हैं। मतलब एक शीट के एक वर्कबुक के अंदर कई वर्कशीट होते हैं, और एक वर्कशीट के अंदर कई सेल होते हैं साथियों। इन चीजों का भी जरूर ध्यान रखें। अच्छा, एक्सेल में कंट्रोल एन का उपयोग किस लिए होता है, नई वर्कबुक खोलने के लिए, नई सेल कॉपी करने के लिए, वर्कबुक सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो नई वर्कबुक खोलने के लिए इसका यूज किया जाता है। वर्क एक्सेल में एवरेज 10 20 30 का परिणाम होगा। तो बिल्कुल एवरेज निकालने के लिए आप बिल्कुल एवरेज निकालने का आपको सूत्र आता है तो बता सकते हो। तो इसका सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसके अंदर राशियों का योग करते हैं साथियों, 10 20 30। कहने का मतलब 30 और 30 60 हो गए साथियों। तो राशियों का योग तो कितना हो गया, 60 हो गया साथियों। और राशियों की संख्या की बात करें तो 3 आ गए साथियों। कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 का भाग लगा तो भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 30 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी 20 आ जाएगा साथियों, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो मैथ कमजोर है, हो सकता है इसलिए बाकी राइट आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि राशियों का योग कितना है, 60 है। राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो 3 का भाग देते हैं तो 20 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किस टैब का उपयोग करेंगे, तो चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट का प्रयोग करेंगे भाई। एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, अच्छा एमएस पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है साथियों। पावर पॉइंट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटीएक्स होता है साथियों। आगे बात करें, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग है, कंट्रोल एम का प्रयोग किया जाता है साथियों। स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है साथियों, F5 का यूज, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का उपयोग किस लिए होता है, स्लाइड के बीच प्रभाव डालने के लिए, इफेक्ट बनाने के लिए, हाँ बिल्कुल टेक्स्ट लिखने के लिए, चित्र संपादित करने के लिए, चार्ट बनाने। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइड के बीच प्रभाव इफेक्ट डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, ट्रांजिशन का प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग स्लाइड की वस्तुओं पर, केवल स्लाइड पर, केवल बैकग्राउंड पर, केवल ट्रांजिस्टरों पर। बिल्कुल एनिमेशन आप स्लाइड की वस्तुओं पर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। एनिमेशन एनिमेशन सॉरी केवल बैकग्राउंड पर लगा सकते हैं। साथियों इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, स्लाइड लेआउट किस स्टेप से बदला जा सकता है, स्लाइड लेआउट किस टैब से बदला जा सकता है, तो डिजाइन टैब से। किस टैब से, डिजाइन टैब से। आगे बात करते हैं, स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए होता है साथियों, प्रेजेंटेशन की सेटिंग बदलने के लिए, सभी स्लाइड पर एक समान डिजाइन लागू करने के लिए, या फिर केवल एक स्लाइड संपादित करने के लिए, या फिर नहीं। तो आपको मैं बता दूं, सभी स्लाइड पर एक समान डिजाइन लागू करने के लिए। बिल्कुल पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का वीडियो में सेव करने के लिए विकल्प, बिल्कुल इसके अंदर आप बता सकते हो। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल। पावर पॉइंट में नोट पेन का उपयोग किस लिए होता है, स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए,
स्लाइड में स्पीकर नोट्स लिखने के लिए, स्लाइड डिलीट करने के लिए, स्लाइड शो करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड में स्पीकर नोट्स लिखने के लिए। आगे बात करें एमएस एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट होता है साथियों। तो आज के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। 121 क्वेश्चन अपन ने अच्छी तरीके से किया है। तो वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, और किसी भी प्रकार की कोई भी राजस्थान की भर्तियां की तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी वैकेंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। एक बार देख के जाएं और अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई परिवार रिलेशन वालों के साथ में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी भेजें। काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं लेके आया हूँ आपके लिए, अच्छी तरीके से तैयार करा हूँ। तो इसलिए आप बिल्कुल क्लास को स्किप नहीं करके देखें, रेगुलर देखें। स्पीड बढ़ा लेनी है क्योंकि रिकॉर्डेड है तो बढ़ा सकते हो, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ स्किप नहीं करना, जल्दी देख लेना। चाहे इसे आप डबल की स्पीड करो, चाहे ट्रिपल की करो, कितनी कर लेना, लेकिन स्किप बिल्कुल नहीं करना है। क्या पता स्किप किया हुआ ही क्वेश्चन पेपर के अंदर छप जाए। तो स्किप तो कभी नहीं करना है, स्पीड बढ़ा लेनी है। ओके साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरीके से देख के जाना है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी साथियों। और आपके लिए और ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते रहेंगे हर वैकेंसी के लिए। तो बात करते हैं इस क्लास की। तो इस क्लास से आपकी लगभग आपको पता चल जाएगा कितनी क्या तैयारी हो रखी है अपने कंप्यूटर की। तो धन्यवाद साथियों, आप हमारे सेशन में जुड़ने के लिए और इतना सब कुछ देखने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी मोटिवेशन है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।